भारत की चुनावी राजनीति में आज बॉलीवुड के स्टार्स का इस्तेमाल होता है। चुनावों में ये पार्टियों के लिए न केवल प्रचार करते हैं बल्कि पार्टियों के टिकट पर ये खुद चुनावी मैदान में भी उतरते हैं। आज की तारीख में कांग्रेसी, वामपंथियों और जिहादियों का गठजोड़ यानी लिबरल गैंग अक्सर पीएम मोदी पर यह आरोप लगाता है कि वो अपनी राजनीति चमकाने में बॉलीवुड के सितारों का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए आए दिन इस लिबरल गैंग के निशाने पर कभी कंगना होती हैं तो कभी इनके तीर अनुपम खेर पर चलते हैं। यहां तक कि इस लिबरल गैंग के प्रकोप से अजय देवगन और अक्षय कुमार भी नहीं बच पाते हैं। लेकिन ये लिबरल गैंग ये नहीं जानता है कि बॉलीवुड और राजनीति के इस कॉकटेल के असली निर्माता निर्देशक उनके परमपिता जवाहरलाल नेहरू और महान अभिनेता दिलीप कुमार थे। जी हां, जवाहरलाल नेहरू ने ही सबसे पहले दिलीप कुमार को मोहरा बनाकर भारतीय राजनीति में बॉलीवुड का तड़का लगाया था। यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार ऐसे पहले अभिनेता थे जिन्होंने सबसे पहले किसी चुनाव में किसी राजनीतिक पार्टी का प्रचार किया था, और वो भी भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कहने पर। दरअसल ये 1962 की बात है। देश में तीसरा आम चुनाव हो रहा था। नेहरू और कांग्रेस की जीत तय थी, लेकिन इसके बाद भी नेहरू की नींद उड़ी हुई थी, और इसकी वजह थी उत्तरी मुंबई की लोकसभा सीट, जहां से नेहरू के जिगरी दोस्त और भारत के इतिहास के सबसे निकम्मे रक्षा मंत्री वीके मेनन चुनाव लड़ रहे थे। दरअसल उस दौर में रक्षा मंत्री वीके मेनन को लेकर पूरे देश में एक नफरत का माहौल था। हालांकि चीन ने भारत पर अक्टूबर 1962 में हमला किया था, लेकिन इसके पहले से ही चीन भारत की सीमा में घुसपैठ करने लगा था। वामपंथी विचारधारा के कट्टर समर्थक वीके मेनन चीन का मुकाबला करने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहे थे। लेकिन इसके बाद भी नेहरू ने न केवल अपने दोस्त वीके मेनन को मंत्रिमंडल में बरकरार रखा, बल्कि उन्हें 1962 के चुनाव में उत्तरी मुंबई से कांग्रेस का उम्मीदवार तक बना दिया। नेहरू की इस हरकत से आजादी के नायक आचार्य कृपलानी बेहद नाराज हो गए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष आचार्य कृपलानी तब तक अपनी एक अलग पार्टी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बना चुके थे। गांधीवादी कृपलानी ने अपनी बिहार की सुरक्षित समझे जाने वाली सीट सीतामढ़ी को छोड़कर उत्तरी मुंबई से रक्षा मंत्री मेनन के खिलाफ चुनाव लड़ने का फैसला किया। कृपलानी को लग रहा था कि वो मेनन को चुनाव में हराकर देश को चीन के संकट से बचा लेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नेहरू तो मेनन को बचाने का एक चालाक प्लान पहले से ही बना चुके थे। उन्होंने मोहरा बनाया उस समय के सुपरस्टार दिलीप कुमार को। दिलीप कुमार नेहरू के बेहद खास थे, और इसी चुनावी माहौल में एक दिन प्रधानमंत्री नेहरू ने दिलीप कुमार को फोन लगाया। फोन पर दोनों के बीच क्या बातचीत हुई, इसका वर्णन खुद दिलीप कुमार ने अपनी आत्मकथा द सब्सटेंस एंड द शैडो में किया है। ये किताब हिंदी और उर्दू में वजूद और परछाई के नाम से प्रकाशित हुई है। इस किताब के पेज नंबर 240 पर दिलीप कुमार ने लिखा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मुझे खुद फोन करके कहा था कि क्या मैं समय निकालकर बंबई में कांग्रेस ऑफिस में जाकर वीके कृष्ण मेनन से मिल सकता हूं। मेनन नॉर्थ मुंबई से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके खिलाफ एक बड़े नेता जेबी कृपलानी चुनाव में खड़े हैं। मैंने पंडित नेहरू की बात का सम्मान किया, क्योंकि आगा जी के बाद मैं सबसे ज्यादा आदर और सम्मान उन्हीं का करता था, और जैसा उन्होंने आदेश दिया था मैं मेनन से मिलने जुहू में कांग्रेस ऑफिस पहुंच गया। तो सुना आपने, देश के प्रधानमंत्री ने एक अभिनेता को आदेश दिया कि मेरी पार्टी के उम्मीदवार से मिलने जाओ, और वो अभिनेता यानी दिलीप कुमार ने ऐसा ही किया। दरअसल इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी। दिलीप कुमार नेहरू के एहसानों के तले दबे हुए थे। चुनाव से पहले दिलीप कुमार की एक फिल्म गंगा जमुना रिलीज होने वाली थी, जिसे दिलीप कुमार ने ही प्रोड्यूस किया था। इस फिल्म में काफी हिंसा के दृश्य थे, लिहाजा सेंसर बोर्ड ने इसे पास नहीं किया। इससे परेशान होकर दिलीप कुमार ने प्रधानमंत्री नेहरू से मदद मांगी थी। इस वाक्य का जिक्र खुद दिलीप कुमार ने अपनी आत्मकथा वजूद और परछाई के पेज नंबर 242 पर किया है। वो लिखते हैं कि सेंसर बोर्ड ने मेरी फिल्म गंगा जमुना को सर्टिफिकेट ना देकर मेरे साथ नाइंसाफी की थी।
जबकि उसी हफ्ते राज कपूर की फिल्म जिस देश में गंगा बहती है को उसने सर्टिफिकेट दे दिया था, जबकि उसमें भी हिंसा के दृश्य थे। तब मैंने पंडित नेहरू से मिलने का फैसला किया और उनके सामने अपना पक्ष रखा। मेरी अपील से प्रभावित होकर पंडित नेहरू ने फिर से गंगा जमुना के रिव्यू का आदेश दिया और सेंसर बोर्ड ने फिल्म को पास कर दिया। इन बातों से साफ है कि दिलीप कुमार कहीं ना कहीं नेहरू के एहसानों तले दबे हुए थे और वहीं दूसरी तरफ नेहरू भी जानते थे कि अपने किए गए एहसान की कीमत कैसे वसूली जाती है। सो नेहरू ने दिलीप कुमार से कीमत वसूली और उन्हें वीके मेनन से मिलने भेज दिया। जब दिलीप कुमार कांग्रेस दफ्तर में पहुंचे तो क्या हुआ, इसका वर्णन खुद दिलीप कुमार ने अपनी आत्मकथा वजूद और परछाई में किया है। वो लिखते हैं कि इस मुलाकात में वीके मेनन ने मुझसे कहा कि मुकाबला कड़ा है और वो चाहते हैं कि मैं उनके लिए रैली करूं। जब मैं पहली रैली करने पहुंचा तो भीड़ की खुशी और जोश भरी चीख पुकार साफ सुनाई देने लगी। मैंने गहरी सांस ली और 10 मिनट तक बोला। जब मेरा भाषण खत्म हुआ तो तालियों की आवाज कानों को बहरा कर देने वाली थी। इस तरह मैंने मेनन के लिए चुनाव प्रचार करते हुए कई भाषण दिए। बाद में कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार करना एक मेरा नियमित काम बन गया क्योंकि कृष्ण मेनन चुनाव जीत गए थे। यानी दोस्तों, नेहरू ने नायक दिलीप कुमार को मोहरा बनाकर खलनायक मेनन के लिए सियासत के एक संत आचार्य कृपलानी की बलि ले ली। 1962 में दिलीप कुमार की बदौलत नेहरू के दोस्त रक्षा मंत्री वीके मेनन तो जीत गए, लेकिन देश ने कुछ महीनों बाद इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाई। चुनावी नतीजों के 8 महीने के बाद ही चीन ने भारत पर हमला बोल दिया और हमारी हजारों किलोमीटर की जमीन हमसे छीन ली। बाद में शर्मिंदा होकर नेहरू को दबाव में वीके मेनन को रक्षा मंत्री की कुर्सी से हटाना पड़ा। लेकिन यहां यह बताना भी जरूरी है कि 1962 के चुनाव में नेहरू ने एक और नायक बलराज साहनी का इस्तेमाल करके सियासत के असली हीरो अटल बिहारी वाजपेयी की भी बलि ली थी। उन चुनावों में अटल बिहारी वाजपेयी भी नेहरू की चीन नीति और खासकर मेनन के खिलाफ जबरदस्त हमला बोल रहे थे। बलरामपुर से अटल जी को चुनाव हराने के लिए नेहरू ने बलराज साहनी को वहां चुनाव प्रचार के लिए भेज दिया, वो भी पूरे 2 दिन के लिए। नतीजा ये हुआ कि बलराज साहनी की वजह से अटल बिहारी वाजपेयी सिर्फ और सिर्फ 2052 वोटों से हार गए। लेकिन हार का ये छोटा सा अंतर आगे जाकर भारतीय सियासत का एक रिवाज बन गया। यह आप लोगों को पता होना चाहिए कि दिलीप कुमार हो या बलराज साहनी, चुनाव में फिल्मी सितारों का सबसे पहले इस्तेमाल लोकतंत्र के रक्षक चाचा नेहरू ने किया था। फिलहाल खरी बात प्रखर के साथ में इतना ही। आप चाहें तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे फेसबुक पेज प्रखर श्री 78 को लाइक कर सकते हैं और अगर ट्विटर पर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ट्विटर हैंडल है प्रखर श्री 78। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।